हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं डाटा इंटीग्रेशन के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो कि भारतीय फार्मा इंडस्ट्री के अंदर ऑडिट के लिए आती हैं, उन्होंने डाटा इंटीग्रेशन से रिलेटेड किन किन पॉइंट्स को मेंशन किया है और हमने 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी काफी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करना बाकी है और जिनके बारे में जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको इन सभी चीजों का नॉलेज होगा तो आप डाटा इंटीग्रेशन से भी बच जाएंगे, जिससे कि आपका कैरियर तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा और आप ग्रोथ भी करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है होने वाला है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगला पॉइंट है वो है सॉफ्टवेयर। जी हाँ, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी काफी ज्यादा डाटा इंटीग्रेशन के इशू पाए गए हैं। जैसे कि कई बार फार्मा इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो जो भी सॉफ्टवेयर यूज करती हैं, देखिए सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि जैसे HPLC होता है, तो वाटर के अंदर जो हम HPLC यूज करते हैं वहां पर एम पावर नाम का सॉफ्टवेयर यूज होता है। वहीं अगर आप शिमार्जू का HPLC यूज कर रहे हो तो वहां पर आपको क्रोमलिन सॉफ्टवेयर का काम यूज करना है। बट कई बार, और ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये हमको जैसे एम पावर परचेस करना है तो हमको वाटर से ही परचेस करना पड़ेगा, क्रोमलिन परचेस करना है तो हमको शिमार्जू से परचेस करना पड़ेगा, जिसका हमको लाइसेंस मिलता है और इसका हमको पेमेंट भी करना पड़ता है। बट कई बार कई फार्मा इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो कि इंटरनेट से डायरेक्ट डाउनलोड कर लेती हैं, उनका क्रैक वर्जन डाउनलोड कर लेती हैं जो कि अनऑफिशियल होता है, उसका किसी भी टाइप का लाइसेंस हम उनके पास नहीं होता है, जिससे कि एक बहुत बड़ी गलती होती है। और ये एक डाटा इंटीग्रिटी का इशू बनता है कि जब वो उन सॉफ्टवेयर जो क्रैक वर्जन होते हैं उसको जब वो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो कुछ ऑप्शंस तो वहां पर वर्क करते हुए दिखाई देते हैं, बट कुछ ऑप्शंस वहां पर वर्क नहीं करते हैं और कई बार उनको बार बार इंस्टॉल करना पड़ता है, जिससे कि कई बार डाटा भी चला जाता है, उसका लॉस हो जाता है, हमको उसका बैकअप नहीं मिल पाता है। तो जब भी कोई ऑडिटिंग टीम किसी भी इंडस्ट्री के अंदर विजिट करती है तो वो सबसे पहले जो भी इंस्ट्रूमेंट खोलेगी तो सबसे पहले वो उन इंस्ट्रूमेंट्स के सॉफ्टवेयर के रिकॉर्ड्स को मंगवाएगी कि आपने इनका लाइसेंस लिया है कि नहीं लिया है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये सॉफ्टवेयर नहीं, MS Excel भी अगर आप यूज कर रहे हो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर तो आपको उसका भी लाइसेंस वर्जन यूज करना है, आपको उनका क्रैक वर्जन यूज नहीं करना है। मतलब सीधी सी बात है, आप जो भी सॉफ्टवेयर फार्मा इंडस्ट्री के अंदर यूज करोगे उनका लाइसेंस वर्जन आपको यूज करना है, उसका पेमेंट आपको करना है। ऐसा नहीं कि आप क्रैक वर्जन इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, क्योंकि वो जो होते हैं उनकी कोई गारंटी नहीं होती है, वो कभी भी उड़ सकते हैं, जिससे कि उनके उससे सारे रिकॉर्ड्स भी चले जाएंगे और ऑडिटिंग टीम को काफी प्रॉब्लम आती है फिर बाद में चेकिंग करने के लिए। तो ये जरूरी है कि आपको जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करो, या आप अगर आप अभी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हो तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो भी सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूं वो उसका जो भी वर्जन है वो प्रॉपर तरीके से आपको परचेस होना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और उसका लाइसेंस वर्जन होना चाहिए। और जब लाइसेंस अगर खत्म हो जाए तो उसको आपको वापस से रिन्यू कराना है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट जो कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड देखा गया है और ये बहुत बड़ा पॉइंट है, वो होता है कि कई बार जो एनालिस्ट होते हैं वो अपने यूजर नेम और पासवर्ड को शेयर कर देते हैं। मतलब कोई भी उनका यूजर नेम और पासवर्ड यूज कर रहा है। जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही है, मैं थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूं कि जब आप फार्मा इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर काम करेंगे तो आपको HPLC पे काम करना है मान लीजिए, तो HPLC पे काम करने के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाएगा। जब आप HPLC पे काम करने के लिए जाएंगे तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है और फिर काम करना स्टार्ट करना है HPLC के ऊपर। आप कोई भी एनालिसिस कीजिए, उससे होगा ये कि जब आप उसका ग्राफ निकालेंगे तो उस ग्राफ में आपका नाम मेंशन होगा, जिससे कि ये पता चल जाएगा उस ग्राफ को देख के कि ये एनालिसिस इस एनालिस्ट ने किया है। और एक चीज और कि जब हम काम करने के लिए जाते हैं और गलती से अगर किसी दूसरे का यूजर नेम और पासवर्ड डाला हुआ है तो पहले हम उसको लॉग आउट करना है और फिर हमको अपना लॉगिन डालना है यूजर नेम पासवर्ड। बट कई बार इंडस्ट्री में देखा गया है कि लड़के अपना यूजर नेम और पासवर्ड शेयर कर देते हैं। उससे होता ये है कि लड़का पता चला इंडस्ट्री में है ही नहीं, एनालिस्ट तो घर पे बैठा हुआ है बट उसका यूजर नेम और पासवर्ड इंडस्ट्री में चल रहा है। इससे होगा ये कि बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फंसेगा कौन? वो एनालिस्ट, जिसने अपना यूजर नेम और पासवर्ड दूसरों को दे रखा था, क्योंकि आप तो कंपनी में थे ही नहीं। फिर कैसे आप काम कर रहे थे? जैसे नाइट, आप तो मॉर्निंग शिफ्ट में थे और नाइट शिफ्ट में कोई काम कर गया और आपके नाम के ग्राफ निकाल के चला गया, तो ये एक बहुत बड़ा डाटा इंटीग्रेशन का इशू है। ये आपको याद रखना है कि गलती से भी आपको किसी का भी यूजर नेम पासवर्ड यूज नहीं करना है। होगा ये कि बेचारा वो फंस जाएगा, आपको तो कुछ नहीं होगा, जिसका यूजर नेम पासवर्ड है वही फंसेगा, क्योंकि हर ग्राफ में उसका नाम दिखाई देगा जबकि वो तो इंडस्ट्री में था ही नहीं। और अब क्वेश्चन ये भी उठ रहा होगा कि सर पता कैसे चलेगा कि वो इंडस्ट्री में था कि नहीं था? क्योंकि जब आप इंडस्ट्री के अंदर इंटर करते हो तो आप थंब इंप्रेशन लगाते हो जिससे आपकी एंट्री होती है, और जब इंडस्ट्री से बाहर जाते हो तब भी आपको थंब लगाना पड़ता है। तो वो प्रूफ है कि आप इस समय से इस समय तक इंडस्ट्री के अंदर थे।
तो अगर उस समय के अलावा अगर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड अगर यूज़ हो गया तो फिर आप फंसने वाले हो। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है, ये एक बहुत बड़ी गलती है। तो गलती से भी किसी का यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ ना करें और ना ही अपना किसी के साथ शेयर करें। अगला पॉइंट है, कई बार जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं खासकर एचपीएलसी के अंदर ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट जनरेट नहीं होती है, या ना एनालिस्ट जो होता है वो रिपोर्ट्स के साथ में ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट लगाता है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट क्या होती है, तो मैं आपको चीज़ बता दूं कि जैसे आप एचपीएलसी के अंदर कोई एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हो, तो जब हम पूरा एनालिसिस कंप्लीट कर लेते हैं, सारे ग्राफ निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड के, टेस्ट के, कैलकुलेशन के, उसके बाद एंड में हमको एक ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट निकालनी होती है। एक ऑप्शन होता है रिपोर्ट फॉर्मेट के अंदर, वहां पर आपको ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट सिलेक्ट करना है, प्रिंट देना है और वो रिपोर्ट निकल जाएगी। इस रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन होता है कि आपने एनालिसिस कब स्टार्ट किया था, एनालिसिस कब खत्म हुआ, आपने कौन सा ऑप्शन यूज करा, आपने मेथड कैसे बनाई, जब मेथड बनाई तो आपने कौन कौन से ऑप्शंस यूज करे, इन सभी की समरी रिपोर्ट जो होती है वो उस ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट के अंदर होती है। मतलब अगर आपने एक माउस को अगर एक क्लिक भी कराए ना तो वो भी उस रिपोर्ट के अंदर मेंशन होता है। तो ये एक ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट होती है जिससे कि जितने भी ऑडिटर्स होते हैं वो क्रॉस चेक कर लेते हैं कि आपने एनालिसिस करते वक्त किसी टाइप का डाटा इंटीग्रेशन तो नहीं किया, कोई इस टाइप का ऑप्शन तो यूज नहीं किया गया जो आपको ना बोला गया हो, और आपने ऐसा तो नहीं था आपने जबरदस्ती इस इंटीग्रेशन करके या डाटा इंटीग्रेशन करके आपने आपकी जो ड्रग है या ऐसे है उसको पास करने की कोशिश करी है, या आपने कोई रिजल्ट जो है उसको डिलीट कर दिया है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट के अंदर होती है। तो ये चीज याद रखनी है कि अगर आप एनालिस्ट हैं, एचपीएलसी के अंदर काम कर रहे हैं या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर काम कर रहे हैं जो सोफिस्टिकेटेड है, सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेट हो रहा है, तो एंड में आपको ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट लगाना कंपलसरी है। जो अगला पॉइंट है वो है एनालिटिकल केमिस्ट से रिलेटेड, या मैं बोल सकता हूं कि जितने भी लोग फार्मा इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं, चाहे वो क्यूए के अंदर हो, प्रोडक्शन के अंदर हो, क्यूसी के अंदर हो, यहाँ इनसे रिलेटेड भी, या मैं कह सकता हूं कि जितने भी वर्कर्स हैं, ये वर्कर्स का मतलब वो मजदूर की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ जो पर्सन जो है कम से कम केमिस्ट की पोस्ट पे काम कर रहे हैं या ऑफिसर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर कई बार जो ऑडिटिंग टीम आती है उन्होंने ऐसे डाटा इंटीग्रिटी के इश्यूज बताए हैं, और इसके अंदर उन लोगों की कोई गलती नहीं है जो लोग काम कर रहे हैं, ये गलती है मैनेजमेंट की या जो सीनियर मोस्ट पर्सन होते हैं जैसे जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर लेवल के लोग और एचआर डिपार्टमेंट के लोग, इनकी गलती यहाँ मेंशन की गई है। तो यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट है आपको याद रखिएगा और ये आपके काफी काम आने वाले हैं जब आप फार्मा इंडस्ट्री के अंदर वर्क करेंगे। तो ये कौन कौन से पॉइंट है, जैसे कि जब कोई भी कैंडिडेट इंडस्ट्री के अंदर काम करता है तो सबसे पहले उसकी ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कोई भी विदाउट ट्रेनिंग पर्सन काम नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो ट्रेनिंग है उसका शेड्यूल भी फिक्स होना चाहिए कि हम ये ट्रेनिंग देते हैं, इसका ये शेड्यूल होता है, वो बहुत ज़रूरी है और उसका डॉक्यूमेंटेशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं पाया जाता है तो ये एक डाटा इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा पॉइंट बनता है। साथ ही साथ जब ऑडिटिंग टीम किसी भी डिपार्टमेंट में जाती है चेकिंग करने के लिए, तो वो ये भी देखती है कि वहाँ जो भी लोग काम कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से क्वालिफाइड है कि नहीं है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू यूएस एफडीए फार्मा इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए आपको साइंस ग्रेजुएट होना जरूरी है, या आप बी फार्मा हो या बीएससी हो, साइंस ग्रेजुएट्स फार्मा इंडस्ट्री के अंदर काम कर सकते हैं। बट कई बार कई इंडस्ट्री के अंदर देखा गया है कि वहाँ पर 10वीं पास, 12वीं पास, पॉलीटेक्निक, आईटीआई के लोग भी वहाँ काम करते हुए दिखाई दे जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल डिफॉल्ट है। मैंने तो बीकॉम करे हुए लड़के भी देखे हैं जो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डाटा इंटीग्रेशन का इशू है जिससे कंपनी को बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी कोई ऑडिटिंग टीम आएगी तो वो आपसे आपकी क्वालिफिकेशन जरूर पूछेगी। अगर आपसे नहीं पूछेगी तो आपके मैनेजमेंट से पूछेगी, और आपके डॉक्यूमेंट भी चेक किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट से मतलब है आपकी डिग्री, आपकी मार्कशीट्स, ये सब चेक की जाती है। उसके बाद मैंने आपको ट्रेनिंग के बारे में बताया। साथ ही साथ जब ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपका एक टेस्ट लिया जाता है जिसे हम इफेक्टिवनेस टेस्ट लेते हैं, और वो टेस्ट पास करने के बाद ही आप डिपार्टमेंट के अंदर काम कर सकते हैं। बट कई बार इंडस्ट्रीज के अंदर इसका कोई शेड्यूल ही नहीं होता है। वो लड़कों को एक ट्रेनिंग के नाम पे 1-2 दिन कुछ बिठा देते हैं किसी कमरे में और फिर डायरेक्ट उनको वर्किंग पे लेके आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद आपको उनका टेस्ट लेना है। टेस्ट का मतलब है इंस्ट्रूमेंट्स पे जाके, मतलब थ्योरेटिकल टेस्ट नहीं, इंस्ट्रूमेंट देना है, उनसे एक ऐसे लगवाना है या कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाना है, और उसका जो भी रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे फिर आपको उसका असेसमेंट करके फिर उस लड़के को फिर आपको डालना है कि फिर बेटा आप वर्किंग पे आओ आप। तो विदाउट असेसमेंट अगर कोई लड़का विदाउट ट्रेनिंग किए और ट्रेनिंग के अलावा विदाउट असेसमेंट किए भी अगर कोई लड़का वर्किंग पे आ जाता है तो ये भी एक डाटा इंटीग्रिटी का इशू है, और ये भी कई बार वार्निंग लेटर के अंदर मेंशन किया गया है। तो मैनेजमेंट को ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी वो किसी भी लड़के को वर्किंग पे लाए, पहले तो प्रॉपर तरीके से क्वालिफाइड हो, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग हो सही तरीके से, और उसका पूरा असेसमेंट होने के बाद ही फिर वो वर्किंग पे आए। अगर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं तो ये सारी चीज़ें
डाटा इंटीग्रेशन के अंदर आती हैं। जो अगला जो पॉइंट है वो है टेस्ट प्रोसीजर से रिलेटेड। जी हाँ, जैसे जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसी भी क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर काम करते हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, तो आपको कोई भी ऐसे परफॉर्म करना है, जैसे मान लीजिए कि पैरासीटामोल टेबलेट आ गई है, तो उस टेबलेट का अगर आपको एचपीएलसी में ऐसे परफॉर्म करना है तो हमको एक स्पेसिफिकेशन का यूज करना होता है। उस स्पेसिफिकेशन के अंदर उसकी पूरी प्रोसीजर लिखी हुई होती है, और वो जो स्पेसिफिकेशन होता है वो पूरा सील साइन होता है क्यूए के हेड के द्वारा, आपके क्यूसी के हेड के द्वारा और आरएनडी के हेड के द्वारा, और फिर वो उसको पढ़ के फिर हम ऐसे लगाते हैं। मतलब हमको अपने दिमाग से कुछ नहीं करना है, जैसा उसमें लिखा है वैसा परफॉर्म करना होता है। बट इसके अंदर भी काफ़ी फॉल्ट हैं जो कि रेगुलेटरी बॉडीज ने देखे हैं, जिसको मेंशन किया गया है। सबसे बड़ा फॉल्ट ये देखा गया है कि जो भी मेथड को फार्म क्यूसी के अंदर यूज़ किया जाता है वो प्रॉपर तरीके से वैलिडेटेड नहीं होती है। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस भी मेथड को हम क्यूसी के अंदर यूज़ करें वो प्रॉपर तरीके से आईसीएच गाइडलाइन जो दी गई है मेथड वैलिडेशन की, उस फॉर्म में उसको वैलिडेट करना है, देन उसको यूज करना है। साथ ही साथ कई बार जब ऑडिटिंग टीम ने स्पेक्स को चेक किया तो ये भी पाया कि वो जो स्पेक के अंदर जो प्रोसीजर दिए गए हैं वो सही तरीके से इलेबोरेटिव नहीं है, लैंग्वेज काफी कठिन थी, और वो खुद भी कंफ्यूज हो गए कि वो खुद इतने एक्सपीरियंस पर्सन है और वो इतने कंफ्यूज हो गए, तो उन्होंने यही क्वेश्चन किया कि जब हमको ही ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो जो आपका एनालिस्ट है, जो लड़का है जो अभी नया नया आया है, वो कैसे समझेगा। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो स्पेक्ट होता है वहां पर हर चीज को सिस्टमेटिक वे में मेंशन किया जाता है कि एचपीएलसी के अंदर आपको कौन सा कॉलम लेना है, आपको प्रेशर क्या रखना है, ठीक है, आपको सैंपल कैसे बनाना है। जैसे अगर आपको 20 माइक्रोग्राम पर एमएल का सॉल्यूशन बनाना है तो उसको कैसे बनाना है, उसकी पूरा प्रोसीजर दिया होगा। आपको 2 नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाना है तो वो उसको कैसे बनाना है। जब आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला वहां पर लिखा हुआ होता है, कौन सी वैल्यू कहां पर पुट करनी है, इसका मतलब क्या है, वो पूरी चीजें प्रॉपर वे में मेंशन होती है और आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। हर चीज उसके अंदर लिखी हुई होती है, आपको बस उसको फॉलो करना है और टेस्ट परफॉर्म करना है। बट अगर ये सारी चीजें प्रॉपर नहीं हैं तो ये भी एक डाटा इंटीग्रेशन का इशू होता है, और ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और इसको भी मैं बोलूंगा कि इससे भी आपका ऑडिट फेल हो सकता है। ठीक हो की बात। तो ये टेस्ट प्रोसीजर से रिलेटेड भी काफी ऐसे पॉइंट्स हैं, तो मैंने आपको दोनों चीजें क्लियर करके दी कि कैसा टेस्ट प्रोसीजर होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर इस टाइप के प्रॉब्लम्स और इशू आपको मिलेंगे, और जो ऑडिटिंग टीम होगी वो इसके ऊपर क्वेश्चन रेस करेगी। तो यहां पर मैंने कुछ 3 पॉइंट्स जो थे वो आपके साथ डिस्कस करें, और अभी ये वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके अगले पार्ट में हम और भी काफी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और इसको मैं थोड़ा इजी और सिंपल वे में मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये जो वीडियो बना रहा है मैंने उन लड़कों के लिए बनाया है जो या तो कॉलेज के अंदर है या जो अभी नए नए इंडस्ट्री में जाने वाले हैं, जिससे कि वो इजी वे में इन सारे पॉइंट्स को समझ सकें। इसीलिए मैं कुछ ऐसी चीजें भी डिस्कस कर रहा हूं जो नए लड़कों के लिए है, फ्रेशर्स के लिए है। तो अगले वीडियो के अंदर हम इसी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और भी उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा मेंशन किए गए हैं। तो वीडियो हम यही कंप्लीट करते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट्स में आप मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं जरूर और इजी वे में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।